स्टार्ट करते हैं लिप्टन के चैप्टर नंबर 12 की पार्ट 1 की वीडियो को। इस चैप्टर में हमने ग्लूकोज के अलावा दूसरे मोनोसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड्स के मेटाबॉलिज्म को डिस्कस करना है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में ये बता रहे हैं कि हमारी डाइट के अंदर बहुत ज्यादा तो ग्लूकोज ही होता है। मोस्ट कॉमन मोनोसेकेराइड तो ग्लूकोज ही है, लेकिन इसके अलावा कुछ और मोनोसेकेराइड्स भी होते हैं, जिस तरह फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज वगैरह भी हमारी डाइट में होते हैं। तो इसके मेटाबॉलिज्म को भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म को। एक वेस्टर्न डाइट के अंदर जो कैलोरीज का इंटेक हो रहा है उसमें 10% फ्रुक्टोज से आता है, यानी वो बता रहे हैं कि डाइट के अंदर इतना भी फ्रुक्टोज हो सकता है। तो फ्रुक्टोज भी एक अहम मोनोसेकेराइड है, इसको भी डिस्कस करते हैं। डाइट में ये कहां से आता है? बेसिकली जो हम सुक्रोज खाते हैं ना, सुक्रोज जो चीनी होती है, तो सुक्रोज के ब्रेकडाउन से फ्रुक्टोज और ग्लूकोज बन रही होती है। तो सुक्रोज एक मेन सोर्स है हमारे पास फ्रुक्टोज का। उसके अलावा फ्रुक्टोज कुछ चीजों में फ्री फॉर्म में भी मौजूद होती है, जैसे कुछ फ्रूट्स हो गए, हनी हो गया, इन चीजों के अंदर फ्री फ्रुक्टोज भी मौजूद होती है। तो ये हमारे पास सोर्सेज ऑफ फ्रुक्टोज आ गए। ठीक है जी। अच्छा भाई याद कीजिएगा, हमने कहा था जब ब्लड में ग्लूकोज बढ़ती है ना, तो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन के लिए इंसुलिन रिलीज होती है। ठीक, तो इंसुलिन का काम था ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करवाना, जबकि इंसुलिन का फ्रुक्टोज के लिए कोई ऐसा किरदार नहीं है। फ्रुक्टोज की एब्जॉर्प्शन के लिए हमें इंसुलिन की जरूरत नहीं होती। ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन के लिए इंसुलिन की जरूरत होती है, फ्रुक्टोज की जरूरत नहीं होती। तो वो कह रहे हैं कि फ्रुक्टोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल इज नॉट इंसुलिन डिपेंडेंट, और इसी वजह से फ्रुक्टोज के बढ़ने पे इंसुलिन रिलीज भी नहीं होती। तो फ्रुक्टोज डज नॉट प्रमोट द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। सिंपल चीज थी। अब आते हैं हम मेटाबॉलिज्म ऑफ फ्रुक्टोज की तरफ। फ्रुक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए, इसको यूज करने के लिए सबसे पहले हमने करवानी है फॉस्फोराइलेशन ऑफ फ्रुक्टोज, यानी फ्रुक्टोज में एक फॉस्फेट को ऐड करवाना है। फॉस्फोराइलेशन के लिए हमारे पास एक एंजाइम होता है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंजाइम है जो कि बहुत सारे हेक्सोजेस की फॉस्फोराइलेशन करवाता है। ग्लूकोज की भी करवा लेता है, फ्रुक्टोज की भी करवा लेता है, मैनोज की भी करवा लेता है, बहुत सारे हेक्सोजेस की करवाता है। लेकिन बात असल में ये है कि हेक्सोकाइनेज की जो अफिनिटी है ना, वो ग्लूकोज के लिए ज्यादा है, फ्रुक्टोज के लिए बहुत थोड़ी अफिनिटी होती है। इसलिए ये फ्रुक्टोज की फॉस्फोराइलेशन में खास किरदार अदा नहीं करता। हाँ, अगर तो किसी सेल में बहुत एबनॉर्मली हाई अमाउंट ऑफ फ्रुक्टोज हो जाए, फिर तो हेक्सोकाइनेज हमारे काम आ जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मल सेल है जिसके अंदर फ्रुक्टोज बहुत थोड़ी सी है, तो फिर हेक्सोकाइनेज ज्यादातर ग्लूकोज के साथ लगा रहेगा, फ्रुक्टोज के साथ नहीं लगा रहेगा। तो फ्रुक्टोज के लिए एक खास एंजाइम है फ्रुक्टोकाइनेज। ये एंजाइम जो है ये फ्रुक्टोज के लिए बड़ा अच्छा है। फ्रुक्टोकाइनेज को अगर आप देखें तो इसकी हाई अफिनिटी है फ्रुक्टोज के साथ, और रिएक्शन की वेलोसिटी भी ज्यादा होती है फ्रुक्टोज के साथ, यानी कि हाई वी मैक्स है, हाई अफिनिटी है, और लो के एम वैल्यू है। लो के एम का मतलब होता है ना कि हाई अफिनिटी है, तो लो के एम वैल्यू है। ठीक हो गया, ये हो गया फ्रुक्टोकाइनेज। जबकि हेक्सोकाइनेज की फ्रुक्टोज के साथ लो अफिनिटी थी और हेक्सोकाइनेज का हाई के एम वैल्यू थी। तो ये तो हमने देख लिया दोनों एंजाइम के कंपैरिजन को। फ्रुक्टोकाइनेज जो है ये फ्रुक्टोज में फॉस्फेट ऐड करवा देगा। जाहिर बात है एक एटीपी भी यूज होगी, क्योंकि हम एटीपी फॉस्फेट लेंगे ना, तो एटीपी फॉस्फेट लेके फॉस्फेट ऐड करवा देगा और बना देगा फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट। ठीक है जी। तो ये होगी फॉस्फोराइलेशन ऑफ फ्रुक्टोज। फिर देखते हैं हम फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट के साथ क्या सलूक करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। अच्छा, अब एक चीज देखिएगा, फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट को हम ब्रेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ एल्डोलेज बी। ठीक है, ये मैंने आपको फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट को ब्रेक किया विद द हेल्प ऑफ एल्डोलेज बी। लेकिन अब थोड़ी सी चीजों को हमने देखना है। ये है जनाबे वाली ग्लाइकोलाइसिस हो रही थी हमारे पास। ग्लाइकोलाइसिस में आपको याद होगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट की हम फॉस्फोराइलेशन करवाते हैं और बनाते हैं फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, और फिर फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट की ब्रेकडाउन करवा के ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनाते हैं। ठीक, तो असूलन होना तो ये चाहिए था कि फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट को भी हम कन्वर्ट करते, इसकी भी फॉस्फोराइलेशन करवा के इसको फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट कन्वर्ट कर देते, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट, ये लिख देते हैं जी फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट, इसका डायरेक्ट ब्रेकडाउन करवाते हैं। अब एंजाइम का गौर कीजिएगा, ये जो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट की ब्रेकडाउन है ना, यहाँ पे यूज होने वाले एंजाइम को हम एल्डोलेज कहते हैं। और हमारी बॉडी में 3 तरह के एल्डोलेज होते हैं, एल्डोलेज ए, एल्डोलेज बी, एल्डोलेज सी। एल्डोलेज ए ज्यादातर टिश्यू में पाया जाता है, एल्डोलेज बी लिवर, किडनी और स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, और एल्डोलेज सी ब्रेन में पाया जाता है। तो ये तो होगी इनकी लोकेशंस। और इन तीनों एल्डोलेज का क्या काम है? फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को तोड़ना। इनमें से सिर्फ एल्डोलेज बी जो है, एल्डोलेज बी, ये अकेले फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट का भी ब्रेक डाउन कर देता है। यानी अगर आप अकेले फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट का ब्रेक डाउन करवा रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ एल्डोलेज बी काम आएगा, वो एल्डोलेज जो हमारे पास सिर्फ लिवर, किडनी और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि फ्रुक्टोज का ये ब्रेक डाउन सिर्फ लिवर, किडनी और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। ठीक होगी बात। अच्छा,
जब हमने फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को तोड़ा था तो क्या बना था, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट। जब हम सिर्फ फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट को तोड़ रहे हैं तो हमारे पास बनेगा डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट नहीं बन सकेगा, अकेला ग्लिसरॉल्डिहाइड बनेगा। ये जो डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट है इसको तो हम यूज कर सकते हैं। आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस में डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन सकता है और ये प्रॉपर ग्लाइकोलाइसिस का हिस्सा ले लेगा। जबकि ये जो अकेला ग्लिसरॉल्डिहाइड बन गया है, इस ग्लिसरॉल्डिहाइड का अलग किस्म के मुख्तलिफ तरह के मेटाबॉलिज्म हो जाते हैं, ये भी जाया नहीं जाता। इसके किस तरह के मेटाबॉलिज्म होते हैं या थ्योरी में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन इस आप देख सकते हैं डायग्राम में शो किया हुआ है, ये देखिएगा। फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट को हमने तोड़ा, फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट को तोड़ने से एक हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड बन गया और दूसरा डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट। डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट तो पूरा ग्लाइकोलाइसिस में यूज हो जाएगा और वो एटीपी बना लेगा या ग्लाइकोजन बनाने में यूज हो जाएगा, वो तो किसी भी तरह यूज हो सकता है। अब इस ग्लिसरॉल्डिहाइड को पता क्या करते हैं, एक तो बड़ी सिंपल सी सोल्यूशन है, इसको आप फॉस्फोराइलेट करवा के ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना लो। और वंस ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गया तो उससे तो चाहे आप फिर ग्लाइकोलाइसिस करवाओ, चाहे ग्लाइकोजन सिंथेसिस में ले जाओ, जो मर्जी करो। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड को हम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रायोज काइनेज। पहले बात है 3 कार्बन वाला तो ट्रायोज और फॉस्फेट ऐड हो रही है तो काइनेज। ट्रायोज काइनेज एंजाइम है जो कि ग्लिसरॉल्डिहाइड को ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है और ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट फिर कुछ भी कर सकती है, ग्लाइकोलाइसिस भी और ग्लूकोनेजनेसिस भी। एक तो ये काम कर लिया हमने। उसके अलावा ग्लिसरॉल्डिहाइड के साथ एक और सलूक भी कर सकते हैं, वो क्या, हम ग्लिसरॉल्डिहाइड को रिड्यूस करके बना लेते हैं ग्लिसरॉल और ग्लिसरॉल को फिर फॉस्फोराइलेट करवा के बना लेते हैं ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। ठीक है, तो पहले अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज की मदद से ग्लिसरॉल्डिहाइड से ग्लिसरॉल बनाया, फिर ग्लिसरॉल की फॉस्फोराइलेशन करवाई विद द हेल्प ऑफ ग्लिसरॉल काइनेज और ग्लिसरॉल से ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बना लिया। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट तो आपको पता होगा, ग्लिसरॉल जो है वो फैटी एसिड्स में भी वो हम पढ़ते हैं ना ट्राइसाइल ग्लिसरॉल, उसमें भी आपको याद होगा इस तरह से ग्लिसरॉल होता है, आगे फैटी एसिड लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये ग्लिसरॉल ट्राइसाइल ग्लिसरॉल बनाने में काम आ जाएगा, फॉस्फोग्लिसराइड्स बनाने में काम आ जाएगा, बहुत सी चीजों में काम आ सकता है। तो ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड बना था, या तो इसको हम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना लेंगे और ग्लाइकोलाइसिस काम कर लेंगे, या इसको हम ग्लिसरॉल्डिहाइड या हम इसको ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बना लेंगे और मुख्तलिफ चीजों के सिंथेसिस में रोल प्ले कर लेंगे। और एक और मजे की बात यह है कि ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट ये भी आपस में इंटरकन्वर्टेबल है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से भी डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बन जाती है और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट से भी हम वापस इसको बना सकते हैं। तो ये भी हमारे पास खुला काम है। तो यानी कि ग्लिसरॉल्डिहाइड से कोई भी चीज बन सकती है, चाहे ये बना लो, इससे फिर डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट या डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट से आप ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बना लो। तो मतलब ये चीजें इंटरकन्वर्टेबल है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट से डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट बन सकती है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से भी डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट बन सकती है। जैसा कि आपने देखा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से यहाँ पे डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट बन रही है। तो ये बस जरा बेसिक सी बातें थी, ये मैंने डिस्कस कर लिया। थ्योरी में ये नहीं लिखा हुआ, अलबत्ता डायग्राम मैंने आपको डिस्कस कर दी। फिर देखते हैं काइनेटिक्स ऑफ फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म। अभी तक हमने देख लिया फ्रुक्टोज को हमने किस तरह से ब्रेक डाउन किया और ब्रेक डाउन करके हमारे पास डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट बन गई और ग्लिसरॉल्डिहाइड बन गई, काम आ गया, गुड हो गया। काइनेटिक्स ऑफ फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म देखा जाए तो ये जो फ्रुक्टोज का ब्रेकडाउन है, दिस इज मोर रैपिड इन कंपैरिजन टू ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। पता क्यों? देखो, ग्लाइकोलाइसिस में ना जो मेन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, यानी जो मेन स्लो स्टेप होता है, वो ये वाला स्टेप होता है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट की कन्वर्जन इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ये वाला जो स्टेप है ना, ये एक स्लो स्टेप होता है। तो अभी फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म में हमने ये वाला काम किया ही नहीं, हमने डायरेक्ट फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट का ब्रेक डाउन कर लिया, हमने ये वाला स्टेप किया ही नहीं। तो इस वजह से फ्रुक्टोज का मेटाबॉलिज्म कहीं गुना तेज होता है एज कंपेयर टू ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म। तो ये तो हो गई काइनेटिक्स ऑफ फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म। यहां तक हमारे पास फ्रुक्टोज का मेटाबॉलिज्म डिस्कस हो गया। फिर देखते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म। डिसऑर्डर सीधी सी बात है, फ्रुक्टोज को ब्रेक करने वाले अगर एंजाइम्स नहीं होंगे तो फ्रुक्टोज के मेटाबॉलिज्म में इशू आ जाएगा, उसको हम फ्रुक्टोसोरिया। किस तरह का इशू आ सकता है? या तो कोई बिनाइन कंडीशंस आ जाएंगी। बिनाइन कंडीशन, थोड़ी कंडीशन तब आती हैं अगर फ्रुक्टोकाइनेज की कमी हो। फ्रुक्टोकाइनेज कौन सा एंजाइम था? जो कि फ्रुक्टोज की फॉस्फोराइलेशन करवा के फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट बना रहा था, ये वाला एंजाइम। इस एंजाइम की कमी हो तो बिनाइन कंडीशन होती है, ठीक है। और अगर फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट को तोड़ने वाला जो एंजाइम था, ये एल्डोलेज बी, ये वाला एल्डोलेज बी, अगर इसकी कमी हो गई तो उसकी वजह से हमारे पास कुछ ज्यादा स्वेयर कंडीशंस होती हैं, जिसको हम नाम देते हैं हेरेडिटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस, HFI। ठीक है, तो अगर इसकी कमी हो गई यानी एल्डोलेज बी की कमी हो गई तो हो जाएगा हेरेडिटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस, और अगर फ्रुक्टोज काइनेज की कमी हो गई तो हो जाएगा एसेंशियल फ्रुक्टोसोरिया।
ठीक हो गई बात। अच्छा, ये जो एल्डोलेज बी की कमी है, ये ज्यादा नुकसानदेह क्यों होती है? देखो सीधी सी बात है, अगर एसेंशियल फ्रुक्टोसूरिया है यानी कि फ्रुक्टोकाइनेज की डिफिशियंसी है तो क्या होगा? फ्रुक्टोज की फॉस्फोराइलेशन ही नहीं होगी, फ्रुक्टोज को हम प्रॉपर्ली यूज नहीं कर सकेंगे। खैर है यार, इसमें ऐसे नुकसानदेह वाली बहुत ज्यादा नुकसान वाली कौन सी बात है? चलो थोड़ा सा मसला तो है, लेकिन कोई बहुत स्वेयर कंडीशन नहीं है। ये फ्रुक्टोज हमारे यूरिन में निकलना शुरू हो जाएगा क्योंकि फ्रुक्टोज की फॉस्फोराइलेशन ही नहीं करवाई ना। लेकिन अगर एल्डोलेज भी ना हुआ तो हमारी बॉडी में फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट इंक्रीज कर जाएगा। और ये नुकसानदेह इसलिए है क्योंकि अगर फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट इंक्रीज करना शुरू हो गया तो सेल का बहुत सारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हमारे लिए बेकार हो जाएगा, क्योंकि सेल का बहुत सारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फ्रुक्टोज के साथ अटैच हुआ है और फ्रुक्टोज को हम मजीद तोड़ नहीं सकते। तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हमारे काम का नहीं रहेगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जाया हो जाएगा। और आपको पता है ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एटीपी वगैरह बनाने के लिए, बहुत सारी चीजें बनाने के लिए बड़ा रोल प्ले करता है। तो अगर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फ्रुक्टोज के साथ चिपका रहा और हमने फ्रुक्टोज को ना तोड़ा तो ये एटीपी की कमी हो जाएगी। एटीपी की कमी होगी यानी कि एएमपी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने बता दिया एटीपी की कमी, एएमपी ज्यादा, और फिर कई दफा एएमपी का ब्रेक डाउन करने की वजह से हमारे ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जिसको हम हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं, लैक्टिक एसिडोसिस हो जाता है, मुख्तलिफ तरह के इश्यूज हो सकते हैं। सही हो गई बात। अच्छा मुझे एक बात बताओ, फ्रुक्टोज का ब्रेकडाउन हम कहाँ पे कर रहे थे? हमने कहा था ये सिर्फ लिवर, किडनी और स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह में हो रहा होता है। ठीक है, तो अब अगर लिवर के अंदर एटीपी कम बनेगी, अब अगर लिवर के ये हेरिडिटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस है जिसकी वजह से फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट नहीं ब्रेक डाउन हो पा रहा और फ्रुक्टोज यहाँ पे ट्रैप हो गई है, सॉरी फॉस्फेट यहाँ पे ट्रैप हो गई है, तो फॉस्फेट ट्रैप होने की वजह से मैंने कहा ना एटीपी कम बनेगी। तो लिवर के अंदर कम एटीपी के क्या क्या नुकसान आते हैं? पहला नुकसान तो ये है कि कम एटीपी होगी तो हम ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं कर सकेंगे, यानी कि आपको याद होगा हम ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते थे ना फास्टिंग स्टेट में, ग्लूकोनियोजेनेसिस, वो नहीं कर सकेंगे एटीपी की कमी में। इसी तरह एटीपी की कमी में प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकेंगे, जो मुख्तलिफ क्लॉटिंग फैक्टर्स लिवर बना रहा होता है वो नहीं बना सकेगा। और तीसरा, किडनी की फंक्शनिंग भी इफेक्ट हो जाएगी अगर हमारे पास ये एटीपी की कमी है। ये तो हमने देख लिया हेरिडिटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से क्या क्या नुकसान होते हैं। फिर हेरिडिटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस की सिम्टम्स क्या हैं, किस किस तरह से पता चलेगा? पहला सिम्टम तो ये है फ्रुक्टोज इन यूरिन, क्योंकि फ्रुक्टोज का ब्रेकडाउन खराब हो रहा है तो यूरिन में फ्रुक्टोज आएगी। दूसरा सिम्टम है, मतलब डायग्नोसिस है, एंजाइम ऐसे यूजिंग लिवर सेल्स, यानी लिवर सेल्स के हम एंजाइम ऐसे होते हैं कि हम टेस्ट करते हैं एंजाइम्स को। ठीक है, किसी भी जगह के एंजाइम्स का हम टेस्ट करते हैं, तो लिवर सेल्स के एंजाइम का टेस्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एल्डोलेज बी की कमी है। और तीसरी टेस्टिंग है हमारे पास डीएनए बेस्ड टेस्टिंग, कि हम डीएनए में चेक कर लें कि हो सकता है इस एंजाइम को बनाने वाला डीएनए इस एंजाइम को बनाने वाले जीन्स ही ना हो। तो डायग्नोसिस ऑफ हेरिडिटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस 3 तरह होती है। नंबर 1 यूरिन में फ्रुक्टोज, नंबर 2 हम एंजाइम ऐसे कर लेते हैं लिवर सेल्स का, और नंबर 3 हम डीएनए बेस्ड टेस्टिंग कर लेते हैं। ठीक होगी बात। यहां तक हमारे पास फ्रुक्टोज के मेटाबॉलिज्म और उसके डिसऑर्डर्स कंप्लीट हो जाते हैं। एक दो पॉइंट देखिएगा इसी हेरिडिटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस यानी कि एल्डोलेज बी की कमी के बारे में। पहले तो वो ये बता रहे हैं कि अब हमने न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग पैनल में इसको दाखिल कर लिया कि जब बच्चा पैदा होता है तो हम फौरन चेक करते हैं इसमें एल्डोलेज बी की डेफिशिएंसी तो नहीं है। एक तो बात ये हो गई। दूसरा वो बता रहे हैं कि हमें इसकी डेफिशिएंसी का पता कब चलता है? जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ता है और ज़ाहिर बात है दूसरे सोर्सेज से एनर्जी हासिल करना शुरू कर देता है, तो फिर ज़ाहिर बात है उसके अंदर फ्रुक्टोज, उसके अंदर सुक्रोज आएगी, फ्रुक्टोज आएगी, और फिर ही हमें पता चलेगा। जब तक बच्चा माँ का दूध पी रहा है हमें पता ही नहीं चलता कि उसके अंदर कोई फ्रुक्टोज हेरिडिटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस है। ठीक हो गया, तो हमें पता तब चलेगा व्हेन अ बेबी इज वीन्ड फ्रॉम मिल्क। या तो बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं आगे, हम आते हैं जी मैनोज की तरफ। मैनोज आपको पता है ग्लूकोज का ही एक एपीमर होता है। बात क्या है, मैनोज के मेटाबॉलिज्म के लिए भी हम इसको पहले फॉस्फोराइलेट करवाएंगे, और इसको फॉस्फोराइलेट करवाने के लिए ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम सही काम करता है। आपको याद होगा यहाँ भी हमने फ्रुक्टोज की फॉस्फोराइलेशन ही करवाई थी पहले, लेकिन यहाँ पे हेक्सोकाइनेज इतना इफेक्टिव नहीं था। अलबत्ता मैनोज के लिए हेक्सोकाइनेज इफेक्टिव होता है। मैनोज की फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी तो बन जाएगा मैनोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, फिर इस मैनोज 6 फॉस्फेट को हम कन्वर्ट कर देते हैं फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में with the help of enzyme known as phosphomannose isomerase। तो phosphomannose isomerase ने फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना लिया, और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट तो ग्लाइकोलाइसिस का प्रॉपर इंटरमीडिएट है। यहाँ से आगे फ्रुक्टोज 1 6 फॉस्फेट बनेगा और करते करते पूरा ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगा। तो मैनोज को जरूर काम में लाने के लिए पहले हमने उसकी फॉस्फोराइलेशन करवाई, मैनोज 6 फॉस्फेट बनाया, और फिर हमने उसको आइसोमराइजेशन करवा के फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना दिया। जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया तो बस मैनोज हमारे काम का ही काम का। ठीक है बात। फिर आते हैं हम कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू फ्रुक्टोज वाया सॉर्बिटोल की तरफ।
बात बेसिकली ये है, ग्लूकोज वो बता रहे हैं कि जब कोई भी मोनोसेक्राइड हमारी बॉडी में हमारे सेल में एंटर होता है ना, तो वो फौरन फॉस्फोराइलेट हो जाता है। आपने देखा हम हमारे को पहले फॉस्फोराइलेट करवाते हैं और फॉस्फोराइलेट होकर वो ट्रैप हो जाता है। क्यों? क्योंकि फॉस्फोराइलेटेड मोनोसेक्राइड के लिए मेम्ब्रेन को क्रॉस करना बड़ा मुश्किल है, तो ये अब सेल से निकल नहीं पाता, ये ट्रैप हो जाता है। तो हमने मोनोसेक्राइड्स के लिए एक अल्टरनेट पाथ भी बनाया हुआ है कि फॉस्फोराइलेशन के अलावा हम कुछ और भी करवा सकते हैं। वो क्या करवा सकते हैं? वो जनाबे वाली, हम ग्लूकोज की रिडक्शन करवा के उससे एक अल्कोहल बना लेते हैं, सॉर्बिटोल। ठीक होगी बात? तो ग्लूकोज इज रिड्यूस्ड बाय एल्डोज रिडक्टेज, एंजाइम का नाम एल्डोज रिडक्टेज, और बन गई हमारे पास सॉर्बिटोल। ये जो एल्डोज रिडक्टेज है ये बहुत सारे टिश्यूज में होता है, जिस तरह के लेंस में, रेटिना में, शवान सेल्स में हो सकता है, किडनी में, प्लेसेंटा में, आरबीसीज में, और इसी तरह ओवरी, सेमिनल वेसिकल्स, मुख्तलिफ सेल्स के अंदर हमारे पास ये एंजाइम होता है जो कि ग्लूकोज को सॉर्बिटोल में कन्वर्ट करता है। अब इस सॉर्बिटोल के साथ क्या शुरू किया जाए? हम इस सॉर्बिटोल को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू फ्रुक्टोज with the help of enzyme known as sorbitol dehydrogenase। तो इन दो स्टेप्स की मदद से अल्टीमेटली देखें तो हमने ग्लूकोज से फ्रुक्टोज बना लिया। पहले ग्लूकोज सॉर्बिटोल बनाया, फिर सॉर्बिटोल से ग्लूकोज फ्रुक्टोज बन गया। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो ग्लूकोज से हमने फ्रुक्टोज बना लिया है। ये हम क्यों करते हैं? बहुत सी जगहों पे असल में इसके फायदे होते हैं। आपको पता है, स्पर्म्स जो है ना, स्पर्म सेल्स, वो अपनी एनर्जी फ्रुक्टोज से हासिल करते हैं। तो अब अगर फ्रुक्टोज की कमी हो तो हम वहां पे भी ग्लूकोज से फ्रुक्टोज बना लेंगे सेमिनल वेसिकल्स में। इसी तरह लिवर के अंदर भी हम ग्लूकोज से फ्रुक्टोज बना लेते हैं। ये फ्रुक्टोज बहुत सारी चीज़ों में हमारे पास हेल्पफुल हो सकती है, बहुत सारी कन्वर्जन में हमारे पास हेल्पफुल हो सकती है। तो यानी कि हमने ये देख लिया कि हम ग्लूकोज से फ्रुक्टोज बना सकते हैं। सिंपल चीज़ थी, कोई ऐसी डिफिकल्ट चीज़ नहीं थी। लेकिन अब देखने की जो चीज़ है वो है इफेक्ट ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया ऑन सॉर्बिटल मेटाबॉलिज्म। बेसिकली बात ये है, ज्यादातर सेल्स के अंदर तो ग्लूकोज तब जाती है अगर इंसुलिन हो। ठीक है, तो ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन के लिए हमें इंसुलिन की जरूरत है। लेकिन कुछ सेल्स हैं जिनमें ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन के लिए इंसुलिन की जरूरत नहीं है। बस ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा होगी तो सेल में ग्लूकोज घुस जाएगी। वो कौन से सेल्स हैं? वो यही हैं जो यहाँ पे हमने देखे थे। शवान सेल्स हो गया, रेटिना हो गया, किडनी के सेल्स, प्लेसेंटा के, आरबीसीज, ओवरीज के सेल्स, सेमिनल वेसिकल्स के सेल्स। ठीक है, ये वो सेल्स हैं जिनमें ग्लूकोज बस खुद ही दाखिल हो जाती है विदाउट इंसुलिन। तो जब हाइपरग्लाइसीमिया होता है तो इन सेल्स के अंदर ज्यादा ग्लूकोज चली जाती है, और अगर इन सेल्स में ज्यादा ग्लूकोज भी हो और ज्यादा NADPH भी हो, ठीक है, तो ये सेल्स ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाती है सॉर्बिटोल में एल्डोज रिडक्टेज की वजह से। ये चीज जो हमें यहाँ पड़ी है, एल्डोज रिडक्टेज की वजह से सॉर्बिटोल में कन्वर्ट हो गई। अब जब ये सॉर्बिटोल में कन्वर्ट हो गई तो सॉर्बिटोल के लिए भी सेल से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। सेल के अंदर ज्यादा सारी ग्लूकोज जो है वो जमा होना शुरू हो गई है, और वो बता रहे हैं कि जो सिचुएशन है वो बड़ी बुरी हो जाती है, यानी हालात हमारे लिए बड़े मुश्किल हो जाते हैं अगर सॉर्बिटोल डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी हो या एब्सेंट हो। क्योंकि सॉर्बिटोल डिहाइड्रोजिनेज का क्या काम था? इस सॉर्बिटोल को फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करवाना। अगर ये वाला एंजाइम ना हुआ तो भाई इन सेल्स में ज्यादा ग्लूकोज आई है, हमने ग्लूकोज को सॉर्बिटोल में कन्वर्ट कर दिया, और अब वो सॉर्बिटोल आगे फ्रुक्टोज बन भी नहीं पा रही। तो एज अ रिजल्ट इन सेल्स के अंदर बहुत ज्यादा सॉर्बिटोल हो जाएगी, सॉर्बिटोल एक्यूमुलेट करना शुरू कर देगी। जब सेल में सॉर्बिटोल एक्यूमुलेट करेगी तो जाहिर बात है ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर को भी अंदर बुलाएगी। ठीक है, क्योंकि सोल्यूट होता हो रहा है वाटर भी। अब सेल के अंदर वाटर भी आना शुरू हो जाएगा तो वो सेल की स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी, वाटर रिटेंशन होना शुरू हो जाएगी सेल के अंदर। तो ये जो सेल की स्वेलिंग हो रही है ये बहुत सारी जगहों पे नुकसानदेह हो सकती है। जिस तरह के इसी सेल की स्वेलिंग की वजह से कैटरैक्ट फॉर्मेशन हो सकती है आईज के अंदर, न्यूरल प्रॉब्लम हो सकती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है। तो ये सारे इश्यूज आ सकते हैं हमारे पास अगर हमारे पास सॉर्बिटोल डिहाइड्रोजिनेज की कमी हुई। और खासतौर पे ना ये इश्यूज हमें डायबिटीज मेलाइटिस में बड़े इशू हो रहे थे। क्यों? क्योंकि डायबिटीज में हाइपरग्लाइसीमिया होता है, यानी डायबिटीज में ब्लड का ग्लूकोज ज्यादा होगा, ग्लूकोज इन सेल्स में जबरदस्ती घुस जाएगी और सेल्स में घुस के उन सेल्स के अंदर ये स्वेलिंग वगैरह कॉज करवा सकती है। ठीक होगी बात? अच्छा, एक आखिर में नोट बता रहे हैं, और वो क्या है? वो कह रहे हैं कि जो NADPH यहाँ पे यूज हुआ है, यहाँ पे जो NADPH यूज हुआ है, इसके यूज होने की वजह से बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं बन पाते, बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स डिक्रीज कर जाते हैं। ठीक है, और जब एंटीऑक्सीडेंट्स डिक्रीज करते हैं वो इटसेल्फ एक मसला है। जाहिर बात है एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी को ऑक्सीडेशन से बचा रहे होते हैं ना, एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी की मदद कर रहे होते हैं। तो अगर ये एंटीऑक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे तो वो भी ज्यादा जाहिर बात है इशू है। तो ये हमारे पास डायबिटीज के अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज आ रही हैं, बहुत सारा सॉर्बिटोल बन रहा है,
जो कि वाटर रिटेंशन करवाता है, नंबर एक प्रॉब्लम। और दूसरा, सॉर्बिटॉल को बनाने में NADPH यूज हो रहा है, इसलिए एंटीऑक्सीडेंट्स कम बन पा रहे हैं और कम एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से भी इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे। तो ये हमने देख लिया कि किस तरह से। तो हमने पार्ट 1 की वीडियो में डिस्कस कर लिया है फ्रुक्टोज का मेटाबॉलिज्म के लिए। पहले हमने उसकी फॉस्फोरिलेशन करवाई, फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट बन गया। फिर एल्डोलेज बी ने फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट को तोड़कर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड बनाया। ग्लिसरॉल्डिहाइड के साथ हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, अगर फ्रुक्टोज ये हेक्सोकाइनेज की कमी हुई तो हो जाएगा एसेंशियल फ्रुक्टोकाइनेज की कमी हुई तो हो जाएगा एसेंशियल फ्रुक्टोसोरिया। और अगर फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट को तोड़ने वाले एंजाइम यानी एल्डोलेज की बी की कमी हुई तो हो जाएगा हेरिडिटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस। हेरिडिटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन है, क्योंकि इसमें बहुत सारा फॉस्फेट फ्रुक्टोज के साथ जुड़ा रह जाता है। बहुत सारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हमारी बॉडी के अंदर बेकार हो जाता है, हम उसको यूज नहीं कर पाते। फॉस्फेट बेकार हो जाएगा तो एटीपी नहीं बनेगी। एटीपी नहीं बनेगी तो क्या क्या नुकसान आएंगे? ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं हो सकेगा, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो सकेगा, किडनी फंक्शनिंग नहीं हो सकेगी। डायग्नोसिस हम किस तरह से करते हैं इसका? नंबर 1, हम लिवर के एंजाइम्स का टेस्ट करते हैं। नंबर 2, हम चेक करते हैं यूरिन में कितना फ्रुक्टोज आ रहा है। और नंबर 3, हम DNA बेस्ड टेस्टिंग कर लेते हैं। तो ये सिंपल सी चीजें थी। फिर मैनोज को देखा जाए तो मैनोज कन्वर्ट होती है मैनोज 6 फॉस्फेट में और उससे बनता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। फिर या तो आगे काम आसान हो गया। ग्लूकोज को देखा जाए तो ग्लूकोज कन्वर्ट होती है सॉर्बिटोल में और सॉर्बिटोल से फ्रुक्टोज बन जाती है। यानी ग्लूकोज को हम 2 स्टेप्स के तहत फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला स्टेप एल्डोज रिडक्टेज का एंजाइम होता है और दूसरे स्टेप का एंजाइम सॉर्बिटोल डिहाइड्रोजिनेज है। सिंपल चीजें थी, ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं थी। बाकी इंशाल्लाह पार्ट 2 की वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।